हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी और जो आज हम पढ़ेंगे वो पॉलिटी की अपनी घटना चक्र को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में रहेगा। तो सबसे पहले हम इसके नोट्स को देखते हैं कि इसके नोट्स में क्या क्या चीज़ें हमको पढ़ने के लिए दी गई हैं। तो हम देखें अगर, तो हम जो पढ़ रहे हैं हम एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं कि हम राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। अब देखते हैं नोट्स में क्या चीज़ें दी गई हैं। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा दो स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया। तो भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया और किस अधिनियम के तहत किया गया? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा दो स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत तथा पाकिस्तान का निर्माण किया गया। देसी रियासतों के समक्ष तीन विकल्प प्रस्तुत किए गए, भारत में शामिल हो, पाकिस्तान में शामिल हो या स्वतंत्र रहें। तो अगर हम बात करें तो क्योंकि उस वक्त देशी रियासतें भी थी, तो देशी रियासतों के लिए तीन विकल्प रखे गए कि या तो आप भारत में शामिल हो जाइए, या पाकिस्तान में शामिल हो जाइए, या फिर स्वतंत्र रहिए। भारतीय सीमा के अंतर्गत 552 देशी रियासतें थी, जिनमें से 549 भारत में शामिल हो गई, जबकि शेष तीन जो बची थी, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, ने भारत में शामिल होने से मना कर दिया। कालांतर में हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही द्वारा, तो हैदराबाद को किस कार्यवाही द्वारा? पुलिस कार्यवाही द्वारा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा तथा कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारतीय संघ में क्या किया गया? शामिल किया गया। संविधान के तहत भारतीय संघ के राज्य क्षेत्रों को चार भागों में क्या किया गया? विभाजित किया गया, वर्गीकृत किया गया। तो भारतीय संघ के राज्यों या क्षेत्रों को चार भागों में क्या किया गया? वर्गीकृत किया गया। पहले भाग क में वे राज्य थे जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। तो चार भागों में क्या किया गया? भारतीय राज्यों को विभाजित किया गया, वर्गीकृत किया गया। भाग का में वे राज्यों को रखा गया जहां पे ब्रिटिश भारत में गवर्नर का क्या हुआ करता था? शासन हुआ करता था। भाग खा में राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन था। तो राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन को कहाँ रखा गया? भाग खा में रखा गया। भाग गा में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन था। तो भाग गा में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का क्या रखा गया? जो मुख्य आयुक्तों का शासन था, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र जो थे, वो भाग ग में रखा गया। इसके बाद भाग घ में अकेले अंडमान निकोबार द्वीप को रखा गया था। तो इस तरीके से चार भागों में क्या किया गया था? भारतीय राज्यों को वर्गीकृत किया गया था। भाग का में वे राज्य थे जिसमें ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। भाग खा में राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन। भाग गा में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन। और भाग घा में अकेले अंडमान निकोबार द्वीप को क्या किया गया था? रखा गया था। इसके बाद संविधान के अनुच्छेद 1 के खंड 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। अनुच्छेद 2 में कहा गया है भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की संसद की शक्ति। तो अनुच्छेद 2 में किसके बारे में बताया गया है? भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की संसद की शक्ति के बारे में बताया। तो मतलब बोला गया है अनुच्छेद 2 में कि संसद के पास शक्ति है कि वो चाहे तो नए राज्यों को क्या कर सकती है? संघ में क्या कर सकती है? प्रवेश करा सकती है या नए राज्य की स्थापना कर सकती है। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की संसद की शक्ति। तो अनुच्छेद दूसरे में हमने क्या देखा था? संसद की शक्ति देखी थी। किस लिए? नए राज्यों के प्रवेश, अगर वो चाहे तो भारतीय संघ में नए राज्यों को मिला सकती है या नई राज्य बना सकती है। और अनुच्छेद 3 में नए राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्र में जो भी राज्य है उनकी सीमाओं में परिवर्तन, या तो सीमा को बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, और उनके नामों में परिवर्तन करने का संसद की शक्ति कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 3 में है। इसके बाद अगला पॉइंट अगर हम देखें, संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का क्या कर सकती है? निर्माण कर सकती है। हमें यह ध्यान रखना है कि संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। भारतीय संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि वह नए राज्य बनाने, उसमें परिवर्तन करने, नाम बदलने या सीमा में परिवर्तन के साथ संबंध में बिना राज्यों की अनुमति के कदम उठा सकती है। तो ये एक अपने आप में महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भारतीय संसद को ये अधिकार है कि वो नए राज्य बनाए या फिर उसमें कोई भी परिवर्तन करने, नाम बदलने या सीमा में परिवर्तन के संबंध में बिना राज्य की अनुमति के वो कोई भी कदम क्या कर सकती है? उठा सकती है। इस हेतु संविधान संशोधन को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब अगर ऐसा कोई भी बदलाव वो कर रही है तो वो अनुच्छेद 368 नहीं है, विशेष बहुमत के अधीन नहीं आएगा वो। वर्तमान में भारतीय संघ में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। संसद संविधान में संशोधन करके किसी भी भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को सौंप सकती है। तो संसद संविधान में संशोधन करके किसी भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को सौंप सकती है। जून 1948 में भारत सरकार ने एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत की आयोग की क्या की थी? नियुक्त की थी। तो अगर हम बात कर रहे हैं तो जून 1948, इसके पहले हम एक पॉइंट को क्लियर करते हैं कि संसद संविधान में संशोधन करके किसी भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को सौंप सकती है। हमने एक चीज़ पढ़ी है कि अगर संसद कोई भी राज्य में क्या करना चाहती है, उसकी सीमा में परिवर्तन करना चाह रही है या कोई भी नाम, अगर किसी भी राज्य का नाम बदलना चाह रही है, तो वो जो चीज़ है वो अनुच्छेद 368 के तहत नहीं आएगा। लेकिन अगर संसद क्या करती है, कोई भी भारत का क्षेत्र है और वो किसी अन्य देश को सौंपना चाह रही है, तब
ऐसी कंडीशन में उसको जो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा और उसके तहत ही वो ये कार्य कर सकती है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई हो। अब इसके बाद हमने पढ़ा था कि जून 1948 में भारत सरकार ने एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की क्या की थी, नियुक्ति की थी। तो जून 1948 में एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की क्या की गई, नियुक्ति की गई। इसे आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की। तो जून 1948 में एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति हुई और दिसंबर में उसने क्या की, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग ने राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार की बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किए जाने की सिफारिश की। तो एस के धर ने क्या कहा, एस के धर ने कहा कि भाई जो ये देश हम राज्यों का पुनर्गठन कर रहे हैं ये भाषाई आधार पर ना होकर कौन से आधार पर होना चाहिए, प्रशासनिक सुविधा के अनुसार पर होना चाहिए। दिसंबर 1948 में कांग्रेस द्वारा एस के धर कमीशन की अनुशंसाओं का अध्ययन करने हेतु जीबीपी समिति का क्या किया गया, गठन किया गया। तो अब एस के धर कमीशन की जो अनुशंसाएं थी उन पर अध्ययन के लिए दिसंबर 1948 में जीबीपी समिति का गठन किया गया। इसमें नाम से ही हमें पता है, जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया, ये 3 लोग शामिल थे। अप्रैल 1949 में, तो अब बात करते हैं अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में इस समिति ने औपचारिक रूप से अस्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार जो है भाषा होना चाहिए। तो अप्रैल 1949 में जेबीपी समिति ने भी अपनी रिपोर्ट दी और उसने भी ये चीज़ मानी कि जो राज्यों का पुनर्गठन है वो भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। ये चीज़ उन्होंने क्या की, तय की। तो जो एस के धर समिति थी और जेवीपी समिति दोनों ही इस मत में थे कि भाई भाषाई आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। इसके बाद हालांकि पोटी श्री रामालू की 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु के कारण अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का क्या करना पड़ा, गठन करना पड़ा। तो पहला राज्य जो भाषा के आधार पर बना वो कौन सा राज्य था, भाषा के आधार पर जो बना वो आंध्र प्रदेश राज्य का क्या करना पड़ा, सरकार को गठन करना पड़ा। कब, अक्टूबर 1953 में। अब इसके बाद आंध्र प्रदेश भारत भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य है। स्वतंत्रता के पश्चात फजल अली की अध्यक्षता में अब इसके बाद तीसरा आयोग बनाया जा रहा है। तो स्वतंत्रता के पश्चात फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन वर्ष 1953 में हुआ। तो अभी हमने पहले देखा एस के धर समिति बनाई गई, उसके बाद जेवीपी समिति, और अब स्वतंत्रता के बाद फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन वर्ष 1953 में हुआ। इस आयोग के 2 अन्य सदस्य थे जिनका नाम था, एक का नाम था के एम पनिकर और दूसरे का नाम था एच एन कुंजरू। तो 2 सदस्य थे फैजल के अलावा, के एम पनिकर और एच एन कुंजरू। इसी आयोग की कुछ अनुशंसाओं को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में क्या कर दिया गया, लागू किया गया। तो इसी आयोग की कुछ अनुशंसाओं को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में क्या किया गया, लागू किया गया। और फिर क्या किया गया, नए राज्यों का क्या किया गया, गठन किया गया। तो आइए देखते हैं कि कैसे, कब नए राज्यों का गठन किया गया। तो आंध्र प्रदेश, सबसे पहले हमें पता है कि अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर जो राज्य बना उसका कौन सा था, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ, 1 अक्टूबर 1953। आंध्र प्रदेश के बाद क्या हुआ, बॉम्बे से अलग करके क्या बनाया गया, दूसरा राज्य बनाया गया गुजरात। तो ये कब बनाया गया, 1 मई 1960 को बनाया गया। 1 मई 1960 को गुजरात बना। तीसरा राज्य नागालैंड। नागालैंड कब बनाया गया, 1963 में, 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड का क्या किया गया, गठन किया गया। इसके बाद बात करें हरियाणा राज्य की। हरियाणा राज्य 1 नवंबर 1966 को बना। हमें बस इसका क्रम एक याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि कब किस राज्य का गठन किया गया। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश, उसके बाद गुजरात 1960 में, 1963 में नागालैंड, हरियाणा 1966 में 1 नवंबर 1966। हिमाचल प्रदेश 1971 में, 25 जनवरी 1971 को किस राज्य का गठन हुआ, तो हिमाचल प्रदेश का। इसके बाद मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। अगर हम बात करते हैं मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा तीनों राज्य 1972, 21 जनवरी 1972 में इन 3 राज्यों का क्या किया गया, गठन किया गया। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 को। इसके बाद सिक्किम की बात करें, 16 मई 1975 में इसका गठन किया गया। 16 मई 1975 में सिक्किम राज्य का गठन किया गया। मिजोरम का 20 फरवरी 1987 और अरुणाचल प्रदेश का 20 फरवरी 1987, मतलब मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का जो गठन किया गया 20 फरवरी 1987 को किया गया। गोवा का कब किया गया, तो 30 मई 1987। छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर 2000 और उत्तराखंड का 9 नवंबर 2000, फिर झारखंड का 15 नवंबर 2000 और तेलंगाना का 2 जून 2014। तो इस तरीके से हमने अपने राज्यों के गठन के बारे में देखा कि कौन सा राज्य कब गठित हुआ। इसके बाद अब हम प्रश्न कोश को देखते हैं, प्रश्न को देखते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहला प्रश्न, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नामों से किया गया है। तो हमारे संविधान में जो है कौन से नाम से किया गया है, तो भारत अर्थात इंडिया के नाम से क्या किया गया है, हमारे राष्ट्र का उल्लेख मिलता है संविधान में। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख 2 नामों भारत और इंडिया के रूप में किया गया है। अनुच्छेद 1 के खंड 1 में जब हम देखते हैं तो उल्लेख करता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसके बाद अब अगला प्रश्न देखें।
अगला प्रश्न है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, तो भारत क्या है? भारत जो है वो क्या है? राज्यों का यूनियन है, राज्यों का जो है वो समूह है। तो संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का यूनियन है, या हम कह सकते हैं राज्यों का समूह है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे। राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तथा प्रत्येक के अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्रों का वर्णन संविधान की प्रथम अनुसूची में किया गया है। तो ये हमने पढ़ा एक्सप्लेनेशन। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान में निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 3 के तहत है। अगर हम इसका देखें एक्सप्लेनेशन, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं तथा नाम में परिवर्तन का अधिकार भारतीय संसद में निहित है। जबकि अनुच्छेद 1 के तहत संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है, और अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति जो है वो संसद को प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, नए राज्यों के गठन की शक्ति निहित है। तो नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। नए राज्य के गठन की शक्ति किस में निहित है? तो हमने पढ़ा है नया राज्य कौन बना सकता है? तो संसद में। नए राज्य के गठन की शक्ति जो निहित है वो किस में निहित है? संसद में निहित है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमा को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? तो किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। हमने एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी देखा हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न देख, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करना अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है? तो ये शक्ति प्राप्त है संसद को। इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, हमने ऑलरेडी देखा है कि ये सारी शक्तियां संसद को है। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? तो किसे है? अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार जो है भारतीय संघ में, वो किसे है? संसद को है। इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? तो हम बात कर रहे हैं कि जो कौन सा ऑप्शन है जो सही नहीं है। संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, बिल्कुल सही। विधि द्वारा एक नए राज्य का क्या कर सकती है? निर्माण कर सकती है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का क्या होगा? प्रावधान होगा। इसके बाद बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर राज्य के हिसाब से ही क्या होता है, राज्यसभा में सीटों का क्या होता है? आवंटन होता है। तो चौथी अनुसूची में सीटों का आवंटन है राज्यसभा में, और पहली अनुसूची अगर कोई राज्य मिलाया जा रहा है तो राज्यों की संख्या बढ़ेगी, तो फिर पहली अनुसूची में भी क्या करना होगा? संशोधन का प्रावधान करना होगा। सेकंड ऑप्शन भी सही है। इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि अगर संसद किसी भी राज्य का नाम परिवर्तित करती है या क्षेत्र में परिवर्तन कर रही है, क्षेत्र को बढ़ा रही है, घटा रही है, नया राज्य बना रही है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो भी होगा, ये जो भी बदलाव होगा, ये अनुच्छेद 368 के प्रयोजन में नहीं शामिल समझा जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन गलत है? तो ये सी ऑप्शन जो है वो क्या है? गलत है। ऑप्शन डी देख लेते हैं, इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है जिसके क्षेत्र सीमाओं या नाम पर इसका क्या पड़ता है? प्रभाव। तो डी ऑप्शन भी अपने आप में सही है। इसका जो गलत ऑप्शन है वो क्या है? सी ऑप्शन जो है वो गलत है। इसके बाद अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, नए राज्यों के निर्माण के लिए विधि हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है, अर्थात संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा संविधान के अनुच्छेद 4(2) के अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती है। अन्य विकल्पों के कथन नए राज्यों के निर्माण के संदर्भ में क्या है? सही है। तो हमें ये याद रखना है कि कौन से मतलब अनुच्छेद में, कौन से आर्टिकल में ये बात कही गई है। तो अनुच्छेद 4 के खंड 2 के अनुसार कि अगर किसी भी इस तरीके से राज्य का क्या किया जा रहा है, राज्य बनाया जा रहा है, तो वो अनुच्छेद राज्य में बदलाव किया जा रहा है, तो वो आर्टिकल 368 के तहत नहीं आता है। नया क्वेश्चन देखें, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो नया राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होगा अनिवार्य है संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, संसद में साधारण बहुमत द्वारा, संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर कोई भी भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक को क्या करना है? पारित करना है, तो उसमें क्या चाहिए हमें? कुछ नहीं, केवल संसद में साधारण बहुमत द्वारा उसको क्या करना पड़ेगा? पारित करना पड़ेगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, भारत संघ नहीं है और कथन दिया गया है और कारण है किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को क्या है? प्राप्त है। तो अगर हम इसके कूट देखें,
तो अगर हम कथन देखें भारत संघ नहीं है, तो ये ऑप्शन तो डायरेक्टली क्या है, गलत है। अगर हम कारण देख रहे हैं, कारण किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। तो हाँ, ये तो बात सही है कि किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति जो है वो संघीय केंद्र जो संसद है उनको प्राप्त है। हालांकि अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि जिस भी राज्य की सीमा या क्षेत्र या उसकी नाम को बदला जा रहा है, तो उसके उस राज्य के विधानमंडल के समक्ष ये बात रखी जाती है। लेकिन अगर विधानमंडल की कही हुई कोई भी बात जो है वो संसद के लिए बाध्यकारी नहीं होती है। तो अगर हम इसमें देखें कि कूट के बारे में अगर हम देखें कि कौन सा कूट सही है, तो हम देखेंगे कि ये ए तो एकदम से ही गलत था, किंतु आर जो है वो क्या है, सही है। अब हम चलते हैं एक्सप्लेनेशन में कि संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन हेतु राज्य के विधानमंडल का विचार प्रकट करना अनुच्छेद 3 के परंतुक के तहत अपेक्षित है, किंतु इस संदर्भ में राज्य विधानमंडल के विचार संसद पर बाध्यकारी नहीं है। अतः संसद बिना राज्यों की सहमति के भी ऐसा क्या कर सकती है, कदम उठा सकती है, चाहे तो वो नाम, क्षेत्र या राज्य से संबंधित कोई भी बदलाव कर सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए किसकी सहमति की आवश्यकता नहीं है, तो हमें राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं है। तो सॉरी, यहाँ राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। तो कौन से एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है, तो हमने देखा है कि अनुच्छेद 3 में है कि किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर राज्यों को क्या किया जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है, राज्य का क्षेत्र घटाकर या किसी राज्य का नाम परिवर्तन करके। लेकिन कौन सा उपबंध हमको देखने को नहीं मिलता, तो ये डी ऑप्शन, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, ये डी ऑप्शन हमको देखने के लिए नहीं मिलता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी राज्य की सीमाएं बदलने, नए राज्य का निर्माण करने अथवा उनके नाम में परिवर्तन करने का अधिकार केवल संसद को दिया गया है, राज्यों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। इसके बाद बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद में एक कानून द्वारा संभव नहीं है। तो एक कानून द्वारा क्या संभव नहीं है, तो नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन। नए राज्यों का जो प्रवेश है ये कौन से आर्टिकल में है, ये आर्टिकल 2 में दिया गया है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का अधिकार भारतीय संसद में निहित है, जबकि अनुच्छेद 2 के तहत संसद विधि द्वारा भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना क्या कर सकती है, पूरी कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो हम देखते हैं ऑप्शन, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। और नेक्स्ट को है ऑप्शन कि एस के धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। तीसरा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। तो अगर हम ये ऑप्शन देख रहे हैं, तो अगर हम ये तीनों ही ऑप्शन देखें तो यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही है। इसके इधर हमने पढ़ा था भाषा के आधार पर वो राज्यों का पुनर्गठन बिल्कुल नहीं चाहती थी, इसके अपेक्षाकृत हम बात करें तो वो प्रशासनिक सुविधा को उसने वरीयता दी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसे हम जेबीपी समिति भी कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। ये तीनों ही ऑप्शन अपने आप में क्या है, सही है। तो अगर हम इनका ऑप्शन देखें तो इसका सही आंसर क्या होगा, सभी तीनों। और अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्दों में संविधान में प्रयुक्त यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का अर्थ है संघ राज्य। समझौते का परिणाम नहीं होने के कारण किसी भी राज्य को संघ से विलग होने का अधिकार नहीं है, यानी अलग होने का अधिकार नहीं है। एसके धर आयोग 1948 ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध करते हुए इस संदर्भ में प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। वर्ष 1948 में गठित पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की कमेटी ने अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी संस्तुतियों में राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार को अस्वीकृत किया था। तो ये हमने एक्सप्लेनेशन देखा जो हमारे पीछे के क्वेश्चन से। इसके बाद हम चलते हैं अपने 16वें क्वेश्चन में, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो हमें कथन बताना है, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही। राज्य कभी भी चाहे तो वो संघ से, केंद्र से अलग नहीं हो सकता है। दूसरा है, अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। तो ये सेकंड ऑप्शन क्या है, गलत है। हाँ, हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी स्वतंत्रता का गलत उपयोग करेंगे। तो इसलिए इसमें जो ऑप्शन है वो केवल एक ही सही है, ऐसा नहीं है। अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ जो संविधान में दी नहीं है या संविधान का उल्लंघन करती है, तो इसके लिए हमें सज़ा का भी प्रावधान दिया गया है, कुछ अपवाद भी हैं। तो हम ये जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो हमें तब तक दी गई है जब तक हम अपने देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को क्या करते हैं, बढ़ाए रहते हैं या सुनिश्चित करते हैं। तो इसमें ये जो चीज़ है ये क्या है, गलत है। ऑप्शन फर्स्ट जो है वो सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के तहत राज्य के संघ की स्थापना की गई है जिसमें राज्यों को संघ से अलग होने
का अधिकार नहीं है। संघीय संसद ही संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है तथा राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सकती है अथवा राज्य के भागों को अलग कर या मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है, परंतु संविधान के तहत किसी राज्य को संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं दिया गया है। इस प्रकार कथन एक सही है। संविधान के अनुच्छेद 19(1) का के तहत सभी नागरिकों को वाक्य स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्राप्त है, परंतु इस अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय अवमान, मानहानि या अपराध उद्दीपन के संबंध में युक्त निर्बंधन राज्य विधि द्वारा आरोपित कर सकता है। तदनुसार भारत से अलग होने की मात्र वकालत करना भी संबंधित विधि के तहत अपराध माना जा सकता है। तो हमने ये एक्सप्लेनेशन को पढ़ा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? तो कितने राज्य और संघ राज्य क्षेत्र बनाए? तो 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य क्षेत्रों को बनाया गया था 1 नवंबर 1956 को, जब राज्य का पहली बार क्या किया गया था? पुनर्गठन किया गया था। एक्सप्लेनेशन देखें तो स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के निर्माण के लिए फैजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, जिसकी सिफारिशों के आधार पर अधिनियमित 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य क्षेत्र स्थापित किए गए। आंध्र प्रदेश स्वतंत्रता के पश्चात भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य है। तो पहली बार जो भाषा के आधार पर गठित राज्य है वो उसका नाम क्या है? तो वो आंध्र प्रदेश है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? अभी हमने पढ़ा है 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्रों की क्या की गई है? स्थापना की गई थी। इसके बाद भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश हैं? तो भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश हैं? तो आज अगर हम स्थिति देखें तो 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। तो अब इसमें ऑप्शन, क्योंकि ये पहले 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो अभी अगर फिलहाल वर्तमान की स्थिति में देखें तो 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसमें हम। जो अगर हम देखें प्रश्न काल के दौरान संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार भारत में 28 राज्य एवं 7 संघ राज्य क्षेत्र थे। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के गठन के पश्चात भारत में कुल 29 राज्य एवं 7 संघ राज्य क्षेत्र हो गए। पुनः जम्मू कश्मीर और तथा लद्दाख को संघ राज्य क्षेत्र घोषित किए जाने के उपरांत कुल 28 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र हो गए और तत्पश्चात दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव के एकीकरण के पश्चात संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 26 जनवरी 2020 से कितनी हो गई? 8 हो गई। अतः वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या होगी, तो भारत के राज्यों की संख्या कितनी हो गई है? 28। अगर हम उस वक्त की बात करें तो 29 राज्य हो गए थे, लेकिन अगर वर्तमान की स्थिति को देखें, क्योंकि जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया गया है? संघ राज्य क्षेत्र में घोषित किया गया है, तो इस वजह से जो अभी भी राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उसके पहले एक्सप्लेनेशन। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के गठन के बाद भारत में राज्यों की संख्या 29 हो गई थी, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य के 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजन के उपरांत राज्यों की वर्तमान संख्या 28 तथा दादरा और नगर हवेली तथा दमन दीव के विलय के बाद संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी हो गई है? 8 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो कितने हैं? 8 हैं। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो अगर हम देखें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन दीव, गोवा, पुदुचेरी, तो कौन है जो यूनियन टेरिटरी नहीं है? तो गोवा जो है वो स्टेट है, राज्य है, ना कि संघ राज्य क्षेत्र। तो अगर हम बात करते हैं भारत के संविधान की पहली अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। इस अनुसूची में गोवा राज्यों के अंतर्गत, जबकि शेष विकल्प संघ राज्य क्षेत्रों के अंतर्गत सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया? तो कौन सा राज्य है? तो अगर हम इसमें देखें तो सभी राज्यों की राजधानी का नाम स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद क्या हुआ है? बदला जा चुका है। तो अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश की राजधानी जो हैदराबाद थी, अभी फिलहाल क्या कर देने का घोषणा की गई है? अमरावती, है ना। पश्चिम बंगाल का, इसी तरीके से तमिलनाडु और केरल में भी। हम इसकी एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद का नाम अभी तक नहीं बदला गया था। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के निर्माण के बाद अगले 10 वर्षों से अनधिक अवधि तक हैदराबाद के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी बने रहने का प्रावधान आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत किया गया तथा इस अवधि के बाद आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होनी थी। वर्ष 2020 में आंध्र प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम के तहत यहाँ 3 राजधानियां, अमरावती जो है वो विधायी राजधानी, विशाखापत्तनम कार्यकारी राजधानी और कुर्नूल जो है वो न्यायिक राजधानी का प्रावधान किया गया था। परंतु नवंबर 2021 में राज्य सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार अभी अमरावती ही आंध्र प्रदेश की एकल राजधानी होगी। तमिलनाडु की राजधानी मद्रास का अभी वर्तमान में नाम जो पड़ गया है वो क्या है? चेन्नई है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता का आज जो वर्तमान नाम है वो कोलकाता है और केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम का वर्तमान नाम क्या हो गया है? तिरुवनंतपुरम। तो हमने जो ऑप्शन देखे थे इन सभी का नाम, जो राज्यों की राजधानियों का नाम क्या किया गया है? बदला जा चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली क्या है? तो दिल्ली क्या है? दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार दिल्ली एक संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न देखें, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि 69 संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और मंत्री परिषद का क्या किया गया है? उपबंध किया गया। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 239 क के तहत संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का क्या मिला है? दर्जा दिया गया है। तो कौन से अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो अगर हम बात कर रहे हैं तो अनुच्छेद 239 क के तहत। और कौन से संविधान संशोधन? तो 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में शामिल किया गया। और आर्टिकल हमें नहीं भूलना है 239AA, या हिंदी में बोलेंगे तो 239 क के तहत संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र क्या किया गया है? दर्जा मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो ये जो ऑप्शन डी है वो सही सुमेलित नहीं है। 240 का ये जो घ ऑप्शन है पुडुचेरी, ये सही सुमेलित नहीं है। इसका सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि प्रश्नकाल के दौरान यह स्थिति थी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के अनुसार राष्ट्रपति इन मतलब अनुच्छेदों के तहत कुछ नियम बना सकता था। राष्ट्रपति के पास ये शक्ति दी गई थी। तो 240 एक क के तहत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, 240 एक ख में लक्षद्वीप, 240 एक ग में दादर और नागर हवेली, 240 एक घ में दमन दीव और 240 एक अंगा में पुदुचेरी। हमने देखा था कि ये गलत क्यों था, उस हिसाब से जिस टाइम में क्वेश्चन पूछा गया था तो यहाँ घ में पुदुचेरी नहीं था, वो अंगा में ई में ऑप्शन में क्या था? पुदुचेरी हुआ करता था। और घ में क्या हुआ करता था? तो दादर नागर हवेली हुआ करता था। लेकिन आज अगर हम वर्तमान की स्थिति देखते हैं तो 240 एक घ में क्या किया गया है? इसको विलोपित कर दिया गया है और दमन और दीव और दादर नागर हवेली को ग में ही क्या कर दिया गया है? मिला दिया गया है। तो अगर हम इसके आगे की एक्सप्लेनेशन देखते हैं, संघ राज्य क्षेत्र की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम बना सकेंगे कौन? राष्ट्रपति। प्रश्नगत विकल्प डी में अनुच्छेद 240 एक घ पुडुचेरी दिया गया है जो गलत है। वर्तमान में दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों का विलय अधिनियम 2019 के द्वारा अनुच्छेद 240 एक ग के तहत दादर और नागर हवेली और तथा दमन दीव को स्थापित किया गया है, जबकि अनुच्छेद 240 एक घ को क्या कर दिया गया है? विलोपित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, बिल्कुल सही है। दीव खंभात की खाड़ी में एक टापू है, बिल्कुल सही है। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से क्या किया गया? अलग किया गया, ये भी सही है। दादर और नागर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। नहीं, जो ये दादर नागर हवेली थे ये फ्रांसीसियों के नहीं जब बल्कि पुर्तगालियों के क्या थे? अधीन था। तो अगर दादर और नागर हवेली किसके अधीन था? पुर्तगालियों के, ना कि फ्रांसीसी। तो हमें गलत बताना है, तो गलत ऑप्शन कौन सा है? ये जो डी ऑप्शन है वो क्या है? गलत है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि दादर और नागर हवेली वर्ष 1954 तक पुर्तगाली शासन के अधीन थे, ना कि फ्रांसीसी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भारत के पक्ष में निर्णय के पश्चात दादर और नागर हवेली को भारत में मिला लिया गया था। प्रश्नगत अन्य तीनों कथन क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था 30वें संशोधन के द्वारा, 35वें, 32वें या 42वें संशोधन के द्वारा? तो जो सिक्किम है भारत का एक राज्य बनाया गया था कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत? तो 35वें संशोधन के अंतर्गत बनाया गया था। 35वें संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य एसोसिएट स्टेट के रूप में शामिल किया गया था। और 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का क्या दिया गया था? दर्जा दे दिया गया। तो भारत के एसोसिएट स्टेट्स के रूप में क्या किया गया था? 35वें संविधान संशोधन के द्वारा स्वीकृत मिली। और पूर्ण राज्य का जो दर्जा दिया गया था वो 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को 22वां पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? हमने अभी पढ़ा कि पूर्ण राज्य के रूप में जो सम्मिलित किया गया था वो किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है? तो बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य विधानसभा में कानून पारित करके राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करने के इनमें से कोई नहीं।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि बिहार को काटकर अगर आपको एक पृथक वनांचल राज्य बनाना है तो ये राज्य ये केवल और केवल शक्ति किसके पास है, हमने अभी पढ़ा है कि अनुच्छेद 3 में किसी भी नए राज्य को बनाने की शक्ति किसके पास दी गई है, संसद के पास है। और यहाँ पे संसद ऑप्शन कहीं पे भी नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। एक्सप्लेनेशन एक बार देखते हैं। राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद का है, अतः बिहार को काटकर पृथक वनांचल राज्य का बनना संसद के प्रावधानों द्वारा ही संभव है, अतः अभीष्ट उत्तर विकल्प डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हमने पढ़ा था कि कौन से राज्य का कब गठन किया गया था। तो हमने पढ़ा था गोवा का गठन कब हुआ था, 1987 में। तेलंगाना 2 जून 2014 को बना, झारखंड 15 नवंबर 2000 को बना था, और हरियाणा 1966 में बना था। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या बन गया था, हरियाणा। 4 ऑप्शन ये बी और डी में दिया गया है। तो हरियाणा के बाद क्या बना, हरियाणा के बाद गोवा 1987 में बना। तो 4 के बाद फर्स्ट ऑप्शन, तो हम इजीली समझ गए कि ये बी ऑप्शन क्या है, सही है। क्योंकि 1966 में हरियाणा, 1987 में गोवा, फिर 2000 में झारखंड बना 15 नवंबर 2000 को, और तेलंगाना 2 जून 2014 को बना। तो इस तरीके से हमने ये चीज़ देखी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि गोवा जो था वो 30 मई 1987 को बना, तेलंगाना 2 जून 2014, झारखंड 15 नवंबर 2000 और हरियाणा 1 नवंबर 1966। तो अगर हम इसका सही कालानुक्रम देखें तो 4 1 3 2, जो 4 1 3 2। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाएं और अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का क्या करें, चयन करें। तो अगर हम बात करते हैं तो इसका जो सही, अगर हम देखें सिक्किम का गठन कब हुआ था, 1975 में। सिक्किम के बाद अगर हम बात करते हैं 1975 के बाद अरुणाचल प्रदेश का कब किया गया, तो 1982 में किया गया था। तो सिक्किम का 1975 और अरुणाचल प्रदेश का कब किया गया, 1982। सॉरी, अरुणाचल प्रदेश का 1987 में, 1987 में। तो सिक्किम का 1975, अरुणाचल प्रदेश 1987 में, छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर 2000 और झारखंड का 15 नवंबर 2000 में। तो इस हिसाब से 4 2 फिर इसके बाद 1 3, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम लगाना है। तो हमें पता है इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। अगर हम बात करें नागालैंड की, तो नागालैंड कब बनाया गया, 1963 में, हरियाणा 1966 में, सिक्किम 1975 में और अरुणाचल प्रदेश 1987 में। तो इस क्रम में अगर हम देखें तो ये ऑप्शन क्या, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया, तो ये कब स्वरूप में आया, 1 नवंबर 2000 को। इसके बाद उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई, तो उत्तराखंड राज्य की जो स्थापना हुई थी ये वर्ष 2000 में, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य की क्या की हुई थी, स्थापना हुई थी। निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था। इन्हें उनके गठन के आरोही कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए और अपना उत्तर दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। तो अगर हम बात करते हैं तो इसके अगर 1960 के बाद की बात करें, नागालैंड का कब हुआ, 1963 में हुआ, हरियाणा का 66 में, सिक्किम का कब हुआ, तो सिक्किम का 1975 में हुआ, और मेघालय की बात करें 1972 में। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले नागालैंड 3, और फिर इसके बाद हरियाणा के बाद मेघालय, क्योंकि मेघालय 1972 में और सिक्किम 1975 में। तो सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल क्या है, सही है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो अगर हम बात करें, हमें पता है आंध्र प्रदेश सबसे पहले बना था। आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य बना, हरियाणा के बाद अगर हम बात करें तो हरियाणा के बाद हिमाचल प्रदेश जो कि 1971 में बना, और सिक्किम 1975 में। तो 1953 में आंध्र प्रदेश, 1966 में हरियाणा, 1971 में हिमाचल प्रदेश और 1975 में सिक्किम। तो 1 3 2 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 3 2 एंड 4, ये बी ऑप्शन जो है वो क्या है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न राज्यों के निर्माण का सही क्रम हमको लगाना है। तो अगर हम बात करते हैं सही क्रम की, तो नागालैंड, फिर इसके बाद मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये क्रम जो है ये बिल्कुल सही है। क्योंकि हमें पता है नागालैंड 1963 में बना, उसके बाद मेघालय जो बना वो कब बना, तो मेघालय बना 1972 में, सिक्किम बना 1975 में और अरुणाचल प्रदेश बना 1987 में। अरुणाचल प्रदेश 1987 में बना। तो ये जो ऑप्शन ए है वो क्या है, बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है जिसमें हमें अवरोही क्रम में करना है। तो अगर हम अवरोही क्रम की बात करें तो जो ऑप्शन है देख रहे हैं, तो महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा। महाराष्ट्र कब बनाया गया, महाराष्ट्र 1956, फिर उसके बाद राजस्थान कब बना, तो 1960, और हरियाणा कब बना, 1966 में।
तो हम देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश कब बना 1953 1 अक्टूबर, इसके बाद राजस्थान कब बना 1956 1 नवंबर, महाराष्ट्र 1960 1 मई, और फिर नागालैंड 1963 1 दिसंबर, हरियाणा 1966 1 नवंबर। इसके बाद हिमाचल प्रदेश 1971 25 जनवरी, मेघालय 1972 21 जनवरी, सिक्किम 1975 16 मई, अरुणाचल प्रदेश 1987 20 फरवरी, और छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, झारखंड 15 नवंबर 2000। तो इस तरीके से हमने देखा। और यहाँ पर अभी अगर राज्यों का क्रम देख रहे हैं तो राजस्थान 1956 1 नवंबर 1956, और महाराष्ट्र जो था वो 1 मई 1960 को, और हरियाणा 1 नवंबर 1966 में। तो अगर इस प्रश्न को हम देखते हैं तो यहाँ पर अगर हम सही ऑप्शन देखें तो महाराष्ट्र जो था वो कब महाराष्ट्र को कब बनाया गया 1960 में, इसके बाद राजस्थान 1956 में, और हरियाणा 1966 में। तो अगर सही क्रम की हम बात कर रहे हैं तो क्या होगा, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है, हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें सही जोड़ी में लानी है। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो हमें पता है कि नागालैंड कब बना था, तो नागालैंड 1963 में, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जो है वो कौन सा है, तो यहाँ पे हम चलेंगे 1962 में। इसके बाद झारखंड हमें पता है 15 नवंबर 2000, तेलंगाना हमें पता है 2014, इसके बाद सिक्किम जो है कब बना था 1975 में। तो ये जो है हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम आगे बढ़ें तो निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन वर्ष 1948 में हुआ, तो पश्चिम बंगाल, पंजाब, असम या हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर अगर प्रोविंस, प्रांत के तौर पर अगर प्रश्न आया है तो सही उत्तर क्या होगा, हिमाचल प्रदेश होगा। हालांकि ये जब ये क्वेश्चन आया था 2013 में तो ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था, क्योंकि वहाँ पर स्टेट लिखा हुआ था, स्टेट नहीं प्रोविंस के तौर पर अगर ये क्वेश्चन आता तो सही होता। तो इस प्रश्न के अंग्रेजी संस्करण में राज्य के लिए स्टेट शब्द का प्रयोग हुआ। इस आधार पर दिए गए विकल्पों में कोई विकल्प सही नहीं, परंतु यदि राज्य का अर्थ प्रोविंस लिया जाता तो वर्ष 1948 में गठित राज्य हिमाचल प्रदेश होगा। प्रश्नगत राज्यों में के प्रोविंस और स्टेट बनने की सूची इस प्रकार है। तो अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल प्रोविंस कब बना, 15 अगस्त 1947 को, और राज्य कब बना, 26 जनवरी 1950 को। असम 15 अगस्त 1947 को प्रांत बना और 26 जनवरी 1950 को स्टेट। इस तरह से पंजाब में हम देखें तो पंजाब 15 अगस्त 1947 को प्रोविंस और 26 जनवरी 1950 को स्टेट। हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल 1948 को प्रोविंस बना था और 25 जनवरी 1971 को ये इसने अब ये स्टेट की या राज्य का इसने क्या किया था, दर्जा प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक कथन असत्य है बताइए। तो कौन सा कथन असत्य है, अगर हम देखें मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया। पहला ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि मैसूर राज्य का जो नया नाम है वो तमिलनाडु नहीं कर्नाटक रखा गया था। तो कौन सा ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन ए ऑप्शन जो है वो क्या है, गलत है। इसके बाद अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन में देखें तो मैसूर राज्य का नाम परिवर्तन जो अधिनियम है 1973 के द्वारा मैसूर राज्य का नया नाम कर्नाटक किया गया, अतः कथन ए जो है वो असत्य है। गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा गोवा को अलग किया गया। बंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के द्वारा बंबई राज्य को गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया, तथा हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1970 के द्वारा हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र को 25 जनवरी 1971 को राज्य का दर्जा मिला। अतः अन्य तीनों कथन सत्य हैं। हिमाचल प्रदेश को 1 नवंबर 1956 को संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया था, तो और 1971 में हिमाचल प्रदेश को क्या दिया गया, एक राज्य का दर्जा दिया गया। इसके बाद अगला प्रश्न देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई। तो भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई, 1953 29 दिसंबर 1953 को की गई थी। यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है, तो चलिए हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 29 दिसंबर 1953 को की गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर 1955 को सौंपी। आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे तथा अन्य दो सदस्य हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिक्कर थे, अतः प्रश्न में उपयुक्त विकल्प नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था। तो कब किया गया था भाषाई आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन था वो 1956 में किया गया था। तो अगर राज्यों का यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था, तो 1956 में किया गया था। वहीं अगर हम पहले वाले प्रश्न पर देखें तो भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग पूछा गया था। तो राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया था भाषा के आधार पर, 1953 में। और अगर राज्य का भाषा के आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ था वो कब हुआ था, तो 1956 से। इसके बाद अगला प्रश्न, हम सबसे पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया। विदित हो कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का पृथक राज्य के रूप में सृजन वर्ष 1953 में हुआ। इसके बाद भाषा आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था, तो आंध्र प्रदेश राज्य का क्या किया गया था, गठन किया गया। निम्न में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था, तो कौन सा राज्य था, आंध्र प्रदेश। इसके बाद अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित हुआ, तो 1953 में गठित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया, तो राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया।
तो केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कौन से राज्य को कभी प्रदान नहीं किया गया? बिहार को नहीं प्रदान किया गया। तो अभी अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें, अब तक कुल 11 राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान किया गया। इनमें से 8 राज्य पूर्वोत्तर भारत से, जबकि 3 हिमालयी क्षेत्र उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्य के रूप से हैं। पूर्वोत्तर के 8 राज्य में कौन है? मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम, जिन्हें केंद्र सरकार की ओर से विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कथनों में से कौन से कथन जो हैं वो सत्य हैं? कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया। दूसरा ऑप्शन है 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। तो अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों ही ऑप्शन अपने आप में सही हैं कि कांग्रेस के नागपुर सत्र के पश्चात उसके बाद प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन जो था वो भाषाई आधार पर किया गया था, और 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। तो ये दोनों ही ऑप्शन क्या है? ये सही है। तो ये हम जाएंगे डी ऑप्शन के साथ, और सबसे पहले हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 35वां अधिवेशन वर्ष 1920 में नागपुर में बी राघवाचारी की अध्यक्षता में हुआ था। इसी अधिवेशन के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया। भारत की आजादी के बाद वर्ष 1948 में संविधान सभा ने एस.के. धर के नेतृत्व में भाषाई राज्य आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन को नकार दिया। दिसंबर 1948 में कांग्रेस द्वारा इस आयोग की संस्तुति पर विचार के लिए जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की 3 सदस्यीय जेवीपी समिति का गठन किया गया, जिसने अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। अतः विकल्प डी जो है वो क्या है? सही उत्तर है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स जितने भी एमसीक्यूज थे जो संघ, भारत के संघ एवं राज्य क्षेत्र से जुड़े हुए थे, हमने उन सभी को कंप्लीट किया। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के वो बारे में जो कि संबंधित है नागरिकता से। तो सबसे पहले हम नागरिकता से रिलेटेड हम नोट्स पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का क्या किया गया है? उल्लेख मिलता है हमें। इसके बाद भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। तो नागरिकता से संबंधित विधि बनाने की शक्ति किसको है? संसद को है। कौन से आर्टिकल के तहत? तो अनुच्छेद 11 के तहत। संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया है। भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। तो भारतीय नागरिकताओं को कितनी तरीके से प्राप्त किया जा सकता है? 5 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। बाय बर्थ, जन्म से, वंश परंपरा से, बाय डिसेंट। तो वंश परंपरा से भी हम क्या कर सकते हैं? भारतीय नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। पंजीकरण से, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, देसीकरण से, बाय नेचुरलाइजेशन, और अर्जित भूमि के समामेलन द्वारा, बाय एक्विजिशन ऑफ लैंड के द्वारा। तो ये 5 तरीके हैं जिनके तहत, जिनसे हम भारतीय नागरिकता को क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय नागरिकता का अंत 3 प्रकार से हो सकता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं अंत की, तो कितने तरीके किससे हो सकता है? 3 प्रकार से। किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, दूसरा नागरिकता त्यागने पर, तथा तीसरा जो है वो सरकार द्वारा वंचित करने पर। ये 3 चीजें हैं। अगर हम किसी अन्य देश की नागरिकता लेते हैं तो हमारे देश की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। अगर हम अपनी नागरिकता को त्याग दें या सरकार द्वारा हमें किसी कारणों से हम यहाँ भारत की नागरिकता से क्या कर दिया जाए? वंचित कर दिया जाए। तो ये 3 जो है प्रकार हैं जिससे हमें भारतीय नागरिकता का क्या किया जा सकता है? हम वंचित किए जा सकते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 6 में हम बात करते हैं। तो अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत के प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के आधार के अधिकार के बारे में उपबंध है। तो अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध है। इसके बाद अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध है। तो हम बात करें अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को जाने वाले, अगर जो पाकिस्तान गए थे और फिर दोबारा से भारत को आए, या कुछ अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को जो पाकिस्तान को दोबारा से गए, और अनुच्छेद 8 में उनके बारे में नागरिकता का प्रावधान बताया गया है जो भारत के बाहर रहने वाले भारतीय, जन्म उनका भारत में हुआ लेकिन अभी वो फिलहाल भारत से बाहर रह रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध जो है वो अनुच्छेद 8 में है। अनुच्छेद 9 की बात करें तो जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता को नागरिक हो जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है, और प्रवासी के रूप में रहने वाले विदेशी व्यक्ति के लिए देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए 10 वर्षों तक निवास करना क्या है? अनिवार्य है। तो ये चीज हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई प्रवासी के रूप में रहने वाले विदेशी व्यक्ति के लिए देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए 10 वर्षों तक निवास करना क्या है? अनिवार्य है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5(1) क्लॉज ए के तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। तो जो पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करनी है तो भारतीय मूल के व्यक्ति होना चाहिए और इस भारत में 7 वर्ष उनको क्या होना होगा? बिताना होगा। संसद नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। वर्ष 2005 में नागरिकता संशोधन अधिनियम में अप्रवासी भारतीय नागरिक की संकल्पना की गई, जिसके अनुसार पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर सभी देश
के भारतीय मूल के नागरिकों को केंद्र सरकार को आवेदन पर अप्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत किया जा सकेगा। 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ। यह अधिनियम अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी और ईसाई धर्म के अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने का प्रावधान करता है। इस अधिनियम द्वारा उन्हीं को नागरिकता देने का प्रावधान है जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उसके पहले भारत में प्रवेश किया। यह अधिनियम संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्र पर लागू नहीं होता है। यह अधिनियम बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत अधिसूचित इनर लाइन में आने वाले क्षेत्रों को भी लागू नहीं होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान के किस भाग में हमें नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं। तो कौन से भाग में? भाग 2 में। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि भारत के संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान उल्लेखित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में? तो अभी अभी हमने देखा संविधान के कौन से भाग में, भाग 2 में हमें नागरिकता के बारे में पता चलता है। इसके बाद भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 5 से 11। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करते हैं? तो कौन सी नागरिकता प्रदान करते हैं? एकल नागरिकता प्रदान करते हैं। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक की केवल एकल नागरिकता है, अर्थात वह केवल भारत का नागरिक है। अमेरिका की भांति संघ एवं राज्यों की दोहरी नागरिकता भारत में प्रचलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? तो कौन सी सही है? तो संपूर्ण भारत की जो एकल नागरिकता है, ये सी ऑप्शन क्या है हमारा? सही है। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। तो कौन सी भारतीय नागरिकता? हमने देखा है कि जन्म के द्वारा हमें 5 प्रकार से भारतीय नागरिकता मिलती है। जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, और किस द्वारा? वंशानुगत के द्वारा, वंश के द्वारा, और रजिस्ट्रेशन के द्वारा। तो ये जो ऑप्शन डी हमने नहीं देखा था, तो ये जो भारतीय बैंक में धन जमा करके, तो इससे हमें भारतीय नागरिकता नहीं मिल सकती। तो डी ऑप्शन क्या है? ये गलत है। इसके बाद हम चलते हैं, इसका एक बार एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। तो जन्म के आधार पर, रक्त संबंध या वंश क्रम द्वारा, रजिस्ट्रीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा, और किसी भूभाग के भारत में सम्मेलन द्वारा। भारतीय बैंक पे धन जमा करना एवं एक वाणिज्यिक व्यवहार है, यह नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का क्या करता है? परित्याग करता है। बिल्कुल सही है। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, तब भी वह खो देगा। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, नहीं, ये थर्ड ऑप्शन गलत है। सरकार की आलोचना करता है, फोर्थ ऑप्शन भी क्या है? गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1 और 2, केवल 1 और 2। तो सी ऑप्शन क्या है इसका? सही है। तो भारत में अगर हम देखें तो भारत की नागरिक की नागरिकता का लोप निम्न दशाओं में होता है। भारतीय नागरिकता का परित्याग करने की दशा में, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, जबकि सरकार की आलोचना करना तथा अन्य देश के नागरिक से विवाह करने के कारण किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता का लोप नहीं होता है। अगला प्रश्न देखें, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। तीसरा है, जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है, किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता। तो अगर हम देखें इस ऑप्शन में, तो ऑप्शन 1 जो है, भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है, यही सही है। क्योंकि सेकंड ऑप्शन अगर हम देखें, जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष मतलब राष्ट्रपति बन सकता है, नहीं, वो बस राष्ट्रपति बनने के लिए यही शर्त है कि आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, जरूरी नहीं कि आप जन्म से ही नागरिक हो। तीसरा है, जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है, किसी भी परिस्थिति में उससे इसे वंचित नहीं किया जा सकता, गलत है। अगर उस विदेशी ने गलत प्रमाण पत्र दिया है या कुछ झूठ बोला है सरकार से, तो ऐसी कंडीशन में वो जो नागरिकता दी गई है उससे वो नागरिकता छीनी भी जा सकती है। तो हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें ए ऑप्शन, जो केवल एक ऑप्शन है, वो क्या है? सही है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें, भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है तथा विशेष रूप से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाए जाने के पश्चात भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। यूएसए की भांति संघ और राज्यों की दोहरी नागरिकता या दो से अधिक देशों की नागरिकता का प्रावधान भारत में नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति भारत के नागरिक नहीं रह जाते हैं, और इस प्रकार कथन एक क्या है? सही है। तो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो। इस हेतु जन्म से नागरिक होना आवश्यक शर्त नहीं है। इस प्रकार कथन 2 सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नागरिक अधिनियम 1955 की धारा 10 के तहत भारत की नागरिकता प्राप्त करने वाले विदेशी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित किया जा सकता है यदि उसने रजिस्ट्रीकरण या देशीकरण का प्रमाण पत्र, कपट, मिथ्या व्यपदेशन या किसी तात्विक तथ्य को छुपाने के द्वारा अभिप्राप्त किया हो, या यदि उसने भारत के संविधान के प्रति अभक्त या अप्रीतिपूर्ण दर्शित किया हो, या यदि उसने भारत के किसी युद्ध के दौरान शत्रु देश के साथ विधि विरुद्ध व्यापार या संचार किया हो, या यदि वह 7 वर्ष निरंतर भारत से के बाहर साधारण निवासी रहा हो आदि। इस प्रकार कथन 3 जो है वो भी सही नहीं है। तो हमने देखा कि किस तरीके से जो विदेशी है उसको एक बार नागरिकता देने के बाद छीनी भी जा सकती है अगर उसे किसी भी तरीके से गलत पाया गया। तो अगला प्रश्न देखते हैं,
नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है? तो कौन नहीं है जो भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में कौन एलिजिबल नहीं है? तो वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए हैं वो एलिजिबल नहीं है। एक बार हम देख लेते हैं इसको। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए निम्नलिखित लोग अर्ह हैं। एक अवयस्क बच्चा जिसके माता पिता में से दोनों या कोई भी एक भारतीय नागरिक है। दूसरा, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी अथवा भारतीय कार्ड धारक विदेशी नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी। तीसरा, एक व्यक्ति का परपोता परपोती जो दूसरे देश का क्या है, जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु पितामह या पितामही, माता या मातामही संविधान लागू होने के समय अथवा बाद में किसी समय भारतीय नागरिक थे। चौथा, एक व्यक्ति का एक अवयस्क बच्चा कुछ शर्तों के साथ। इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अन्य देशों के नागरिक को इससे क्या किया गया है, वंचित रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं कि हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 आई अंतर्विष्ट किए गए हैं। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में दो राजतंत्र हैं किंतु नागरिकता एक है। गलत है। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता हमें देखने को मिलती है। तो ऑप्शन बी जो है वो क्या है, गलत है। इसके बाद अगर हम ऑप्शन सी देखते हैं, कोई व्यक्ति जो देशीकरण के द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हमें वो दोषी पाया जाता है किसी भी मामले में तो उसकी नागरिकता से उसे क्या किया जा सकता है, वंचित भी किया जा सकता है। तो इसके हम देखें तो कौन सा उत्तर सही है, केवल एक है, जो डी ऑप्शन है वो सही है। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 आई में नागालैंड के बारे में प्रावधान कौन से आर्टिकल में दिया गया है, 371 ए में। असम के बारे में कौन से, 371 बी में। मणिपुर के बारे में 371 सी अनुच्छेद में। आंध्र प्रदेश या तेलंगाना 371 डी, सिक्किम 371 एफ, मिजोरम 371 जी और अरुणाचल प्रदेश 371 एच और गोवा 371 आई। राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध अंतर्विष्ट किए गए हैं, अतः कथन एक जो है वो सही है। भारत तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान में यद्यपि दो तंत्र हैं लेकिन भारत में नागरिकता एकहरी है जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, अर्थात कथन दो जो है वो गलत है। वे व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करते हैं उन्हें नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 के अनुसार नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, अतः कथन तीन भी गलत है। इस प्रकार सही उत्तर विकल्प क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखें कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। तो कौन सी देश में, संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता को क्या किया गया है, स्वीकार किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। तो शर्तों को बनाने के लिए कौन सक्षम है, संसद जो है वो नागरिकता से संबंधित नियम बनाने के लिए या शर्तें तैयार करने के लिए क्या है, सक्षम है। इसका हम एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो देखिए, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में यह स्पष्ट किया गया है कि संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति होगी। इस शक्ति के प्रयोग में संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 अधिनियमित किया है जिसमें नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के बारे में विस्तार से उपबंध किया गया है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 की खंड 1 क्लॉज ए के तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष क्या करने होंगे, बिताने होंगे। तो इस तरीके से हमने एक्सप्लेनेशन देखा पिछले क्वेश्चन का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे। तो हमने अभी पढ़ा है कि 7 वर्ष क्या करने होंगे, भारत में बिताने होंगे। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है। तो भारत में नागरिकता निर्धारण का जो विशिष्ट अधिकार है वो किसको प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन जो है वो दिया नहीं है, इसलिए इसका कोई भी सही उत्तर नहीं है। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार भारत में नागरिकता के निर्धारण का विशिष्ट अधिकार संसद को प्राप्त है। प्रश्नगत विकल्पों में संसद का नाम नहीं आता, कोई भी विकल्प सही नहीं है। अगला प्रश्न देखें, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद में कब पारित किया गया। तो 11 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद में क्या किया गया, पारित किया गया। इसकी एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया तथा उसी तिथि को लोकसभा से पारित किया गया। 11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा द्वारा पारित किया गया और राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान की और यह विधेयक अधिनियमित हो गया, अधिनियम बन गया। 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ। तो कब से लागू हुआ है, 10 जनवरी 2020 से क्या किया गया है, लागू किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? तो अभी हमने देखा है 11 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन कानून को क्या किया गया, पारित किया गया है। अब हम चलते हैं, हमारा ये जो नेक्स्ट टॉपिक है इसको हम अगले सेशन में पढ़ेंगे जो कि रिलेटेड होगा फंडामेंटल राइट से। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो, आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगे, और अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।